हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें पावर सिस्टम के इंजीनियरिंग सर्विस में आए हुए क्वेश्चन है उसके सारे सोल्यूशन दे रहा था। तो हमने अभी तक के एक चैप्टर जिसका नाम है जनरेटिंग पावर स्टेशन उसके सोल्यूशन दे दिए हैं। अगर नहीं आप देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये सेकंड चैप्टर का सोल्यूशन है जिसका नाम है परफॉर्मेंस फॉर ट्रांसमिशन लाइन, लाइन पैरामीटर एंड करोना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, द एबीसीडी कांस्टेंट ऑफ थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन आर ए इक्वल टू डी इक्वल टू 0.8 एंगल 1 डिग्री, बी इक्वल टू 170 एंगल 85 डिग्री ओम, सी इक्वल टू 0.002 एंगल 90.4 मोहो। द फेंडिंग इन वोल्टेज इज 400 किलो वोल्ट। फेंडिंग इन वोल्टेज दिया हुआ है मेरा 400 किलो वोल्ट। द रिसीविंग इन वोल्टेज अंडर नो लोड कंडीशन, क्या पूछ रहा है? रिसीविंग इन वोल्टेज पूछ रहा है, कब? नो लोड कंडीशन में पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि एबीसीडी पैरामीटर क्या होती है। एबीसीडी पैरामीटर क्या होता है? बी एफ, आई एफ, ए, बी, सी, डी। यहाँ होता है वी आर और आई आर। अब यहाँ से वी एफ बराबर क्या हो जाएगा? हम देख सकते हैं वी एफ इक्वल टू ए बी आर प्लस बी आई आर। अब पूछ रहा है नो लोड कंडीशन में। नो लोड कंडीशन में क्या होता है? एट नो लोड आई आर क्या होगा? जीरो। जब आई आर को आप जीरो पुट कीजिएगा तो ये वी एफ कितना हो जाएगा? वी एफ इक्वल टू ए वी आर। और ये नो लोड पर है तो नो लोड का रिसीविंग नो लोड वोल्टेज कितनी हो जाएगी? बी एफ बाई ए। अब देखिए वी एफ का वैल्यू कितना दिया है मेरे को? मैग्नीट्यूड पे के मतलब है, एंगल पे नहीं। तो देखिए वी एफ दिया है 400 के भी और ए का मैग्नीट्यूड 0.8 है। ये कीजिएगा तो आपको वी आर कितना आएगा? 500 के भी। यानी ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, consider the following statement. Surge impedance loading of the transmission line can be increased by increase its voltage level, addition of lump inductance in parallel, addition of lump capacitance in parallel, reducing the length of the line. Which of the following statement not correct? तो पहले हम लोग सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग जानने के पहले हम लोग जानते हैं कि सर्ज इम्पीडेंस होती क्या है। तो देखिए क्या होता है कि जेड सी इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। और ये इक्वल टू होता है आपका रूट अंडर आर प्लस जे ओमेगा एल बाई जी प्लस जे ओमेगा फी, यही होती है। अब क्या होती है कि फर्ज इम्पीडेंस आपका क्या होता है कि अगर लॉसलेस लाइन बना दिया जाए, लॉसलेस कहने का मतलब लॉसलेस कहने का मतलब कि आपको आर इक्वल टू और जी इक्वल टू दोनों क्या कर दे? जीरो कर दे। तो उसको क्या बोल देंगे?
सर्ज इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, आप दोनों जीरो करेंगे तो एल बाई फी, ये आपका सर्ज इम्पीडेंस हो गई। और सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या होती है, एफ आई एल सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग होती है के वी स्क्वायर बाई जो भी सर्ज इम्पीडेंस है वो। तो अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, के वी स्क्वायर और जेड का वैल्यू लिखिएगा यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा सी बाई एल। देखिए फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है ए में इंक्रीजिंग इट्स वोल्टेज लेवल। हाँ, ये देखिए केवी का वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज होगा, यानी ये सही है। एडिशन ऑफ लम्प इंडक्टेंस इन पैरेलल, इंडक्टेंस ऐड करने से होती है, इंडक्टेंस अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगी, एफ आई एल घट जाएगी, यानी 2 नंबर क्या है, रॉन्ग हो गया। थर्ड में एडिशन ऑफ लम्प कैपेसिटेंस इन सीरीज, कैपेसिटेंस को हम बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में यानी बढ़ेगा, यानी 3 नंबर भी सही है आपका। रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ लाइन, देखिए लेंथ ऑफ लाइन पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसमें एल कहीं लगा ही नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होता है, यानी 4 नंबर भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन कौन कौन सही हो गया, 1 और 3, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। और देखिए इसमें और एक चीज बताते हैं हम कि अगर सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग लेना है ओवर हेडलाइन के लिए, ओवर हेडलाइन के लिए तो कितना होता है, 400 ओम होता है। और सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग लेना है अंडरग्राउंड के लिए तो ये कितना होता है, 40 to 50 ओम होता है। और क्या है, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग लेंथ ऑफ लाइन पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द सर्ज इम्पीडेंस ऑफ 3 फेज 400 kV ट्रांसमिशन लाइन इज 400 ओम, द सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग इज, अभी जस्ट पढ़े थे सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या था, वोल्टेज के वी के स्क्वायर बाई, तब के वी कितना दिया 400 और जेड कितना है 400, तो कितना आ जाएगा ये आप कीजिएगा तो 400 मेगावाट, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, द एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर डिलीवर एट द रिसीविंग एंड ऑफ द फोर्थ ट्रांसमिशन लाइन ऑफ इम्पीडेंस जेड एंगल फाई आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाई, एक्टिव पावर दिया हुआ है पी आर और क्यू आर मीन रिएक्टिव पावर दिया हुआ है। और बोल रहा है वी एफ एंड वी आर बीइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एट द सेंडिंग एंड रिसीविंग डेल इज द पावर एंगल एट द पावर लिमिट कंडीशन दैट इज मैक्सिमम पी आर। बोल रहा है कि 4 ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर मैक्सिमम पी आर होगा उस टाइम पे आपका क्यू आर का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए मैक्सिमम पी आर होने के लिए क्या होगा, पी आर आपका मैक्सिमम होने के कंडीशन क्या है कि यहाँ देखिए कॉस क्या है, अगर ये इक्वल टू 0 होगा, cos 0 का वैल्यू क्या हो जाता है 1, मैक्सिमम तो वही होती है, यानी कितना होना चाहिए मेरा 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल गया। अब क्यू आर यहाँ से निकालेंगे तो क्यू आर क्या हो जाएगा, अब देखिए क्यू आर में ये दोनों इक्वल करेंगे तो फाइन 0 कितना हो जाती है, 0 हो जाती है, 0 माइनस वी आर स्क्वायर बाई जेड फाइन डेल लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये निगेटिव आया, निगेटिव का मतलब क्या होगा, नेगेटिव मतलब लीडिंग बी आर, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लीडिंग बी आर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है द गुड इफेक्ट ऑफ कोरोना
ऑन ओवरहेड लाइन इज टू। देखिए कोरोना के बहुत सारे बैड इफेक्ट जानते हैं, मगर यहाँ पूछ रहा है गुड इफेक्ट क्या होती है। तो पहले कोरोना होती क्या है। देखिए कोरोना क्या होता है, द फेनोमेनन सॉरी द फेनोमेनन ऑफ वायलेट ग्लो। जो भी वायलेट ग्लो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये वायलेट ग्लो है। जो भी वायलेट ग्लो होती है, यहाँ वायलेट ग्लो है। एंड हीफिंग साउंड, देखिएगा कि आपको हीफिंग साउंड भी वायर करती है। एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैस इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज नोन एज कोरोना। इसके क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, देखिए एडवांटेज पहले। ड्यू टू कोरोना फॉर्मेशन, कोरोना के फॉर्मेशन होने से द एयर सराउंडिंग ऑफ कंडक्टर बिकम कंडक्टिंग। क्या होगा कि जो भी सराउंडिंग में एयर है वो भी कंडक्टिंग हो जाएंगे कोरोना फॉर्मेशन होने से। है वर्चुअल वर्चुअल डायमीटर, क्या होगा, वर्चुअल डायमीटर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज। अब डायमीटर क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। इंक्रीज इन डायमीटर रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस बिटवीन कंडक्टर। अब क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस अगर रिड्यूस होता है, यानी मेरा क्या हो रहा है, वोल्टेज मेरा रिड्यूस हो जा रहा है। एक तरह से स्ट्रेस रिड्यूस मीन वोल्टेज उस पर रिड्यूस हो जा रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कोई भी लाइटनिंग अगर आती है, तो लाइटनिंग आती है तो मान लीजिए वो हैवी, मान लीजिए पहले आपका कुछ भी वोल्टेज जा रहा था 6.6 के भी मान लीजिए होगा, तो कुछ भी 11 के भी होगा। तो क्या हो रहा है कि लाइटनिंग आने से बढ़ गया, मान लीजिए 11 से बढ़कर 12 हो गया। मगर क्या है, कोरोना के होने से आपका डायमीटर बढ़ गया है, उससे वोल्टेज स्ट्रेस कम हो गया है। यानी ये ज्यादा वोल्टेज को आपको सह सकता है, विथ स्टैंड कर सकता है। यानी 12 भी अगर लाइटनिंग स्ट्रोक भी आए तो ये क्या करता है, एक तरह के कि रिड्यूस द स्टीफनेस ऑफ सर्ज फ्रंट की तरह काम करता है। और इसके डिसएडवांटेज क्या है कि जो भी कोरोना में क्या हो रहा है कि वहां पे एक हीफिंग नॉइज भी आई, नॉइज के कारण या जो भी वायलेट ग्लो हो रहा है लाइट के फॉर्म में, उसके कारण क्या होगा, एनर्जी लॉस होगी। एक एनर्जी लॉस हो जा रही है। फिर क्या है कि जो भी यहाँ पे होती है कोरोना बढ़ने पे साइनोसॉइडल अगर वोल्टेज रहती है 3 फेज या, तो उसमें क्या होती है कि हार्मोनिक आ जाते हैं। हार्मोनिक आने पे वो क्या बन जाती है, नॉन साइनोसॉइडल हो जाती है। और नॉन साइनोसॉइडल आ जाती है तो हार्मोनिक्स बनेगी। मान लीजिए हार्मोनिक्स क्या बोलते हैं कि फंडामेंटल के जो भी मल्टीपल में नहीं हो, मान लीजिए 3 हो गया, थर्ड हार्मोनिक हो गया, फिफ्थ हो गया, 7 हो गया। ये बढ़ने से क्या होती है कि इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाती है। तो ये वाले सी नंबर तो रिड्यूस द रेडियो इंटरफेरेंस नहीं, यहाँ क्या हो रही है कि इंटरफेरेंस हो जा रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पे नॉन साइनोसॉइडल होने से हार्मोनिक मेरा क्रिएट हो जा रहा है। यानी सी नंबर तो रॉन्ग हो जाता है। इंक्रीज पावर फैक्टर नहीं है, ऐसा भी नहीं करते, यानी यहाँ ऑप्शन डी होंगे। देखिए सिक्स नंबर में पूछ रहा है फॉर ट्रांसमिशन लाइन विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज ट्रू। देखिए ट्रांसमिशन लाइन अगर नेटवर्क में भी पढ़ते हैं या यहाँ पढ़िएगा, तो ट्रांसमिशन लाइन ए बी सी डी, ये रेसिप्रोकल के लिए क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 1। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन हैज इट्स कंडक्टर at corner of equilateral triangle with side 3 meter. The diameter of each conductor is 1.63 cm. The inductance of the line per phase per kilometer is। यहाँ पर इंडक्टेंस पूछ रहा है। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, और इसके जो भी इक्विलेटरल साइड कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, सारे साइड 3 मीटर दिया हुआ है। अब इसमें बोल रहा है कि डायमीटर भी दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, 1.63 cm। तो यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर बाई 2, यानी 1.63 बाई 2 cm।
कितना डायमीटर हो गया। अब इंडक्टेंस की फार्मूला क्या होती है, इंडक्टेंस की फार्मूला होती है 2 इंटू 10⁻⁻7 ln डी बाई आर डैश डी इक्विवेलेंट भी, मगर यहाँ तीनों साइड क्या है, इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये डी के ही इक्वल आएंगे। आर डैश क्या होती है, आर डैश होता है 0.7788 आर, यही होती है। तो अब देखिए एल इजकल टू क्या हो जाएगी, एल इजकल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 ln। अब इसको आप दो तरफ है, डी इक्विवेलेंट को दो तरफ से लिख सकते हैं, कितना होगा कि फाइड का अगर रहता डी 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 तो ये कितना का इक्वल हो जाता, डी के इक्वल हो जाता, या डायरेक्टली अगर इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल हो तो डायरेक्ट हम लोग डी लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, और ये कितना है आपका, आपका रेडियस आपका आ जाएगा, सॉरी ये देखिए ये वाला यहाँ आर डैश होती है, तो आर डैश यहाँ आर की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा ये वाले तो आपको ए मिल जाएगा, और इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपको मिलेगा 12.32 इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। अगर ऑप्शन क्या है, मिली हेनरी में दिया हुआ है और पर किलोमीटर में पूछ रहा है, तो आप मिली हेनरी में निकलिएगा तो कितना होगा, 1.232 मिली हेनरी पर किलोमीटर, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, फॉर सम गिवन ट्रांसमिशन लाइन द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज रेगुलेशन इज गिवन बाई, वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रहा है, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, नॉर्मली नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड बाई फुल लोड। अब देखिए क्या होती है कि ये क्या है कि आपको पूछ रहा है कि ये किसका दिया हुआ है, शॉर्ट का, मीडियम का, लॉन्ग का, ये पूछ रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर नो लोड पे, नो लोड मतलब क्या होगा, अभी निकाले थे कि वी एफ इजकल टू क्या होती है, ये वी आर, नो लोड पे क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्योंकि बी आई आर करेंगे नो लोड पे, आई आर इजकल टू कितना हो जाती है, 0, तो ये होती है, तो इसको वी एफ नो लोड पे क्या लिख सकते हैं हम, नो लोड का वोल्टेज कितना हो गया, वी एफ, अब फुल लोड वोल्टेज आपका कितना है, वी आर बाई वी आर, ये हो जाएगा। तो ये किसका है, आप देख सकते हैं यहाँ से ये वाले, और नो लोड ए वाले जो भी है ले रहे हैं डायरेक्ट इसको 0 कर रहे हैं फॉल्ट में, ये किस में करेंगे, फॉल्ट लाइन में, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, या डायरेक्ट नो लोड का ये 0 नहीं कर सकते मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 9, इन मॉडलिंग ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन एंड नॉमिनल पाई एंड टी सर्किट आर नॉन इक्विवेलेंट टू ईच अदर। हाँ ये दोनों क्या है कि दोनों इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, पाई मॉडल और टी मॉडल दोनों इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, मॉडल केवल करते हैं हम लोग कि कैलकुलेशन को इजी बना दे। तो इसका क्या है, स्टार रीजन बोल रहा है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी यूज टू ड्राइव वन सर्किट फ्रॉम अनदर, नहीं, ये दोनों हम लोग केवल इजी कैलकुलेशन के लिए मॉडल करते हैं, मगर दोनों क्या है कि इससे स्टार डेल्टा हम लोग नहीं बना सकते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। यानी क्या है कि रीजन मेरा बोल रहा है स्टार डेल्टा बना सकते हैं, तो नहीं, रीजन मेरा फाल्स है, मगर इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, यानी एफरसन करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज विथ, हम देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि पाई एक्स
एन नॉट इक्वल टू ln dr। यही होती है। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि इंक्रीज इन म्यूचुअल जियोमेट्रिकल मीन डिस्टेंस, ये डी को बोल रहा है कि इसको इंक्रीज करने पे क्या कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो देखिए ये इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल नीचे का वैल्यू इंक्रीज करेगा, यानी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो गया है, यानी 1 नंबर भी आपका क्या है रॉन्ग है, 1 नंबर आपका रॉन्ग है। क्या बोल रहा है कि इंक्रीज इन हाइट ऑफ कंडक्टर एबव ग्राउंड। अब हाइट ऑफ कंडक्टर कहाँ है, यहाँ है। अगर इसको हम इंक्रीज करते हैं, इसको इंक्रीज करेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है ये आपका क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने से ये टोटल वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा उसी तरह से। तो फी का वैल्यू यहाँ भी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो, इंक्रीज होगी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों फॉल्स है। तो बी होगा इसका आंसर। 11 नंबर में दिया हुआ है द कंपोनेंट inductance due to the internal flux linkage of non-magnetic straight solid circular conductor per meter length has a constant value and is independent of conductor diameter because। देखिए क्या होती है कि आप जानते होंगे कि दो तरह के फ्लक्स से इंडक्टेंस निकलते हैं, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। तो एल बराबर क्या होती है 2 × 10⁻⁻7 1/4 प्लस ln d/r ये होती है। ये जो देती है ये इंटरनली देती है और एक्सटर्नली देती है। देखिए इंटरनली क्या है कांस्टेंट वैल्यू दे रही है, आपको यहाँ लिख रहा है कि कांस्टेंट वैल्यू देता है इंटरनली में। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंडक्टर डायमीटर, कोई भी रेडियस नहीं है यहाँ, ये इंडिपेंडेंट होती है। अब बोल रहा है कि इसमें क्या होती है ऑल द इंटरनल फ्लक्स ड्यू टू द करंट रिमेन्स कॉन्सेंट्रेटेड ऑन पेरिफेरी रीजन ऑफ द कंडक्टर। तो इसमें क्या होती है कि अगर ये वाले कांस्टेंट है और ये रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है, तो इंटरनल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी along with रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली टू द करंट इनक्लोज। इसके कारण ये होता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है ए 100 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन लोडेड एट 110 kV if the loss of line is 15 megawatt and the load is 150 MVA if the resistance of the line is। यहाँ पूछ रहा है रेजिस्टेंस ऑफ लाइन क्या होगा। तो देखिए पावर बराबर क्या होती है आई स्क्वायर आर। यहाँ पावर दिया हुआ है कितना 15 मेगावाट और आई क्या होगा आपका MVA/kV। kV MVA मतलब 10⁻6 और kV मतलब 10⁻3 इंटू आर। यहाँ से आर निकालिएगा तो आपको मिल जाएगा 8.06 ओम पर फेज, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। देखिए 13 नंबर है विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो ये पहले भी बताया था आपको कि ए बी सी डी इक्वल टू 1 होना चाहिए रेसिप्रोकल के अनुसार। यहाँ से क्या निकलेगा ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 1। अगर ये तो ऑप्शन में ही नहीं दिया तो इसको क्या माइनस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस ए डी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी सी इक्वल टू -1, यानी यहाँ पे ऑप्शन कौन मैच कर रहा है आपका आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आपका मैच कर रहा है डी, यानी डी हो जाएगा। ये 14 में पूछ रहा है कि डीएफ इज द GMR of the each subconductor of 4 subconductor bundle conductor and D is the bundle spacing।
व्हाट इज द जीएमआर ऑफ इक्विवेलेंट सिंगल कंडक्टर। तो यहाँ जीएमआर पूछ रहा है, तो देखिए बताते हैं कि अगर दो कंडक्टर है और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो डी है और इसका खुद जीएमआर दिया हुआ है ये डीएफ है, तो हम एक कंडक्टर का दिया हुआ है, हम एक टोटल का निकालेंगे। अगर दो का टोटल का निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, क्या आप निकालिएगा तो डी एफ इंटू जो भी डिस्टेंस होती है वो, अगर ट्रायंगल रहता है, मान लीजिए ट्रायंगल है, ये भी डी है, ये भी डी है और ये भी डी है, इसका निकालेंगे तो क्या होगी डी एफ इंटू डी बी इंटू डी। आप यहाँ रहिए, इसका डी एफ ले लीजिए, ये डिस्टेंस ले सकते हैं डी डी। अगर यही बोल रहा है एक स्क्वायर है, एक यहाँ कंडक्टर है, एक यहाँ कंडक्टर है, एक यहाँ कंडक्टर है, एक यहाँ कंडक्टर, ये डी दिया हुआ है, ये डी दिया हुआ है, ये डी है, ये डी है, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपको निकालिएगा तो √2d। इसका कैसे निकलेगा, ये 3 आएगा, ये 4 का है 4 आएगा, डी एफ इंटू, देखिए ये डिस्ट यहाँ से निकाल रहे थे, ये डी और ये डिस्टेंस √2d, डी इंटू √2d। जब इसको निकालेंगे तो √2 का निकालेंगे तो 1.09 आएगा, ये 4 डी एफ इंटू डी क्यू। आप देख सकते हैं ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कोरोनल ऑफ इंक्रीज विथ। कोरोनल ऑफ इंक्रीज कैसे कैसे होता है, तो आपको ये दिख रहा होगा कोरोनल ऑफ का फॉर्मूला है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, यानी कोरोनल ऑफ क्या हो जाती है कि फ्रीक्वेंसी से के बढ़ने से बढ़ती है। तो ऑप्शन ए में दे रहा है कि इंक्रीज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, हाँ ऑप्शन, मगर यहाँ दे रहा है डिक्रीज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी डी तो गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है दे रहा है बी में इंक्रीजिंग बोथ कंडक्टर साइज एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब कंडक्टर साइज मीन ये जो भी ये रेडियस है, अब जो मतलब डायमीटर, तो डायमीटर को क्या लिख सकते हैं 2r, ये लिख सकते हैं। अब ये क्या हो रही है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि जितना भी हम बढ़ाएंगे डायमीटर, डायमीटर के बढ़ाने से क्या हो जाती है कि ये जो वोल्टेज है ये भी आपका इंक्रीज होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आर को हम 2 इंक्रीज करते हैं तो रूट में आएगी, और अगर आर को इंक्रीज करने से ये इंक्रीज होती है, स्क्वायर होकर इंक्रीज हो रही है, यानी इसका पूरा ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर हम डायमीटर को डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कंडक्टर के साइज को हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये इंक्रीज करेगा, यानी डिक्रीज इन कंडक्टर साइज और इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए फिक्स रिसीविंग एंड एंड सेंडिंग एंड वोल्टेज इन ट्रांसमिशन सिस्टम व्हाट इज द लोकस ऑफ पावर सिस्टम, व्हाट इज द लोकस ऑफ कांस्टेंट पावर। तो लोकस जो होती है हम लोग बोलते हैं कि लोकस ऑफ, जैसे पावर सर्कल, तो सर्कल की तरह इसका लोकस होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर द चार्जिंग रिएक्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर लेंथ ऑफ द लाइन इज 1500 ओम, व्हाट इज द चार्जिंग रिएक्टेंस फॉर द 100 किलोमीटर लेंथ ऑफ द लाइन। देखिए रिएक्टेंस क्या होती है, अगर रिएक्टेंस हम लोग लेते हैं तो होती है एक फी इक्वल टू 1/ओमेगा फी एल। आप यहाँ देखिए एल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी लेंथ हम बढ़ा रहे हैं तो ये मेरा घट रहा है, तो लेंथ हम 100 कर दिए तो ये यानी 2 टाइम्स किया है, तो आपका रिएक्टेंस क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा इसका मतलब कौन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 द इक्विवेलेंट पाई मॉडल इज
क्वाइट सुटेबल फॉर एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑन ट्रांसमिशन लाइन। तो देखिए हम यहाँ एक बताते हैं कि आप पहले कैसे पहचानना है फॉल्ट मीडियम। तो फॉल्ट लाइन के लिए क्या होते हैं कि फ्रीक्वेंसी और लेंथ का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लेस देन 4000 होना चाहिए हर किलोमीटर। और अगर मीडियम के लिए करते हैं यही, तो ये क्या होना चाहिए 4000 से लेकर 12000। यही अगर लॉन्ग के लिए करते हैं तो ये 12000 से अधिक होने चाहिए। अब हम लोग पावर लाइन में फ्रीक्वेंसी कितने लेते हैं 50 हर्ट्ज लेते हैं। तो अगर 50 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर। ये करते हैं तो ये कितना आएगा 80 से लेकर 240 किलोमीटर। और ये कितना आएगा लेंथ इसका 240 से ग्रेटर होगा। अब बोल रहा है कि पाई मॉडल जनरली हम लोग यूज करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए सुटेबल होता है। तो आपको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए लेंथ ऑफ द लाइन कितना होना चाहिए 240 से अधिक, यानी 240 से अधिक कौन है ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द कोरोना लॉस ऑन ए पार्टिकुलर सिस्टम एट 50 हर्ट्ज इज 1 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। व्हाट इज द कोरोना लॉस एट 60। तो अभी एक फार्मूला देखे थे, इसको पिक्स फार्मूला बोलते हैं। कितना का प्रोपोर्शनल था इतना का। तो बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज दे रहे हैं तो एफ अगर 50 दे रहे हैं तो पीसी कितना है 1। तो एफ अगर 60 कर देंगे तो पीसी मेरा क्या होगा। पीसी से निकालते हैं, देखिए पीसी का वैल्यू 1 रख दिए और फ्रीक्वेंसी इधर कितना हो जाएगा 50 पुट करेंगे तो 75। अगर ये पूछ रहा है अभी पावर का वैल्यू और इधर फ्रीक्वेंसी अगर 60 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 85। यानी जो भी वैल्यू निकालना है, मान लीजिए एक्स रहता है तो अगर एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 85/75, यानी ये डिवाइड कीजिएगा तो आपको कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे 1.13। आपको यहाँ से दो ऑप्शन तो डायरेक्टली इलिमिनेट हो सकते थे, क्योंकि हमने बोला था कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से कोरोना लॉस इंक्रीज होती है। तो 50 हर्ट्ज पे 1 किलो था तो कम तो नहीं होगी इतनी, वो ये तो गलत हो जाएगा। और सेम भी नहीं रहेगा, बी भी गलत हो जाएगा। सी और डी में से ही कोई होना चाहिए था। तो आप इस तरह निकाल सकते हैं और यहाँ ऑप्शन सी होगा। देखिए 20 नंबर बोल रहा है फॉर ए लॉस फ्री लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन द कन्वेंशनल लाइन इक्वेशन बिकम Vf is equal to इतना और If is equal to इतना। Which of the following statement is correct if the line is terminated at receiving end by its natural load impedance Zc? Then इसमें क्या होती है कि द वोल्टेज क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, मगर फेज एंगल जो सेंडिंग इन वोल्टेज का जो भी फेज रहता है वो थोड़ा आगे आगे चलती एडवांस रहती है वी आर के फेज से। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग ऑफ 400 केवी 3 फेज 50 हर्ट्ज ओवरहेड सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पूछ रहा है सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, हम बताए थे केवी स्क्वायर बाई सर्ज इम्पीडेंस। तो आप केवी स्क्वायर, केवी मतलब 400 केवी के स्क्वायर, और ओवर हेडलाइन के लिए कितना बोले थे 400 ओम। तो ये आपको कितना मिल जाएगा 400 मेगा वाट, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा।
देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर एट एनटीपी मीन्स नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर पूछ रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तब इसका क्या होता है कि ये आपका हो जाता है 30 किलो वोल्ट पर पीएम, यही होती है कि इतना से ज्यादा कीजिएगा तो ब्रेक डाउन कर जाता है। 23 नंबर, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, इक्विवेलेंट टी सर्किट ऑफ द लॉन्ग लाइन इज प्रीफर्ड टू द इक्विवेलेंट पाई सर्किट। नहीं, अभी देखे थे कि लॉन्ग लाइन में कौन सा प्रेफर करते हैं, पाई मॉडल, टी मॉडल नहीं करते हैं। टी मॉडल में क्या होती है कि एक ज्यादा इक्वेशन हम लोग अधिक हो जाता है, एक अधिक नोड हो जाती है, पाई में नोड एक डिक्रीज हो जाता है, इसलिए पाई मॉडल को हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। यानी ये क्या है, रॉन्ग है। अगर ये रॉन्ग है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, सब में है, यानी ये सही होगा। ऐसे देख लेते हैं कि द नेचर ऑफ रिएक्टिव पावर कंपनसेशन इज डिफरेंट फॉर पीक लोड एंड ऑफ पीक लोड। हाँ, ये भी अलग रहते हैं, क्योंकि पीक लोड जो भी हम लोग लोड लेते हैं डीजल पावर पंप स्टोरेज, और ऑफ पीक लोड में क्या लेते हैं कि हाइड्रो लेते हैं, न्यूक्लियर लेते हैं, तो अलग अलग होगा। फेरेंटी इफेक्ट इज सिग्निफिकेंट ओनली एट मीडियम एंड लॉन्ग लाइन, ये शॉर्ट लाइन में नहीं आता है, ये मीडियम और लॉन्ग लाइन में ही आता है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रंट इफेक्ट होती क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा 24, फॉर द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन 4 कंडक्टर आर यूज पर फेज इन ए बंडल at the corner of a square of the side f meter, the GMR of the each conductor in RM dash meter। देखिए यहाँ अभी हम ये पीछे बताए थे 2 का, 3 का, 4 का, मान लीजिए ये 4 हो गया कंडक्टर है स्क्वायर में, तो यहाँ दिया हुआ है इसका कि एफ है, एफ है, एफ है, एफ, तो ये कितना होगा, √2 एफ होगा। अब इसका जीएमआर निकालिएगा, जीएमआर निकालिएगा तो क्या होगा आपको 4, जो भी इसका सिंगल का रहेगा क्या, आर डैश या आर एम डैश इंटू एफ इंटू √2 एफ। जब इसको आप कीजिएगा तो यहाँ ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आप देख लीजिए। तो ये 4 को हम इतना भी लिख सकते हैं, आर एम डैश एफ इंटू √2 एफ, यानी ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है 25 नंबर बोल रहे, व्हेन इज द फेरेंटी इफेक्ट ऑन लो ओवरहेड लाइन इज एक्सपीरियंस। अभी बताए कि ये लॉन्ग या मीडियम में ही होते हैं और कब होता है, तो नो लोड कंडीशन में या लाइटली लोड कंडीशन में होता है। तो देखिए फ्रंट इफेक्ट क्यों होता है, तो देखिए क्या होती है कि नो लोड में ये आईआर आपका क्या हो जाएगा, जब स्लाइटली लोड में बहुत कम रहेगा, मान लीजिए नो लोड ही लेते हैं हम, तो ये 0 हो जाएगा। तो जो भी करंट इधर से आएगी वो कैपेसिटर के थ्रू जाएगा। मान लीजिए ये वीआर आपका है, फेजर डायग्राम से देख सकते हैं, वीआर है आपका और ये कैपेसिटर है। 90 डिग्री क्या करेगा, करंट इसमें लीड करेगा, और ये इंडक्टेंस 90 डिग्री आया। यहाँ से अगर वीएफ, क्योंकि ये वाले वोल्टेज हम लोग ले लिए वीआर, और उसके बाद हम ये वाले वोल्टेज ऐड करते हैं, तो मेरा वीएफ मिलेगा। और ये फेजर से देखते हैं तो वीआर मेरा कहाँ है, यहाँ है, और वीएफ मेरा यहाँ है, तो यहाँ क्या हो जा रही है, वीआर ज़्यादा हो जा रहा है, वीआर आपका क्या हो रहा है, ग्रेटर हो जा रहा है। तो फ्रंट इफेक्ट क्या होती है कि एट नो लोड रिसीविंग वोल्टेज इज ग्रेटर देन सेंडिंग इन वोल्टेज, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रंट इफेक्ट। फ्रंटी इफेक्ट केस में क्या होती है कि अगर लोड हम लोग हटा देते हैं तो जो भी कैपेसिटर का चार्जिंग करंट है उसके कारण क्या होती है कि रिसीविंग इन का जो वोल्टेज है वो बढ़ जाता है सेंडिंग इन से, तो इसी को बोलते हैं फ्रंटी इफेक्ट। तो क्या बोल देंगे, लाइटली लोड कंडीशन में या नो लोड कंडीशन में।
मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट कुछ भी कि हाँ आपको क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि क्वेश्चन में डाउट है, और आगे की वीडियो अब नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो थैंक यू।